नमस्कार, मैं अजय कुमार। अंग्रेजों के जमाने का क्रिमिनल कानून बदल चुका है। कहने के लिए यह बात भले ही कह दी जाए, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने क्रिमिनल कानून की जगह पर नया क्रिमिनल कानून आ चुका है, मगर पुराना और नया कहने के पीछे जो ठोस अंतर होता है, उस अंतर को नहीं बताया जा सकता है। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हमेशा एक बात कही जाती रही है कि अंग्रेजों के जमाने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, जिसमें अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान लिखा गया है, वह 1860 में बना था। कानूनी मामलों के विद्वानों ने कई बार कहा है कि इंडियन पेनल कोड तब का है जब राज्य और नागरिकों का रिश्ता नहीं बल्कि ब्रिटानिया हुकूमत और गुलाम लोगों का रिश्ता हुआ करता था। संविधान लागू हो जाने के बाद एक संविधान सम्मत राज्य बना है, राज्य और नागरिकों का रिश्ता बना है। इस तरह के रिश्ते में अंग्रेजों के जमाने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए जिसकी बुनियाद संविधान से पैदा होने वाले न्यायिक मूल्यों पर आधारित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध को रोकने और अपराध के दंड देने के नाम पर राज्य को इतनी ज्यादा शक्तियां मिल जाए कि वह नागरिकों के अधिकार को ही कुचल दे। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस बुनियादी सिद्धांत के आधार पर भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव की बात कही जाती रही है। तो सवाल यह बनता है कि पुराने 3 अपराध कानूनों को खत्म करके मोदी सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 नए कानून भारत को सौंपा है, क्या उस बुनियादी सिद्धांत के आधार पर खरा उतरता है जिसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव की बात की जाती रही है? यह तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून से अलग है या नहीं, यह जांचने और परखने का सबसे बुनियादी तरीका यही है कि यह समझा जाए कि क्या वाकई में संविधान में मौजूद मूल्य के मुताबिक क्रिमिनल लॉ में राज्य और नागरिकों का रिश्ता बन रहा है या नहीं। अगर कोई अपराध होता है तो 2 पक्ष होते हैं, एक तो जिस पर अपराध का आरोप लगाया जाता है और दूसरा राज्य का पक्ष होता है। तो सवाल यह बनता है कि क्या नए क्रिमिनल कानून के तहत राज्य को बहुत ज्यादा शक्तियां तो नहीं मिल गई हैं? अगर नए क्रिमिनल कानून के तहत मिलने वाली शक्तियों के तहत राज्य को इतनी ज्यादा शक्तियां मिल जाए कि जिससे संविधान के मुताबिक नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं, तो इसका मतलब तो यही होगा कि क्रिमिनल लॉ में जिस बदलाव की वकालत की जा रही थी वह बदलाव नहीं हो पाया है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया क्रिमिनल लॉ बनाया है, वहां पर यही हुआ है। राजद्रोह के कानून में केवल शब्दों का हेरफेर हुआ है, बल्कि राजद्रोह का कानून पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत पुलिस किसी को संदेह के आधार पर जब गिरफ्तार करती थी तो 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकती थी। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह पर जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, उसके तहत यह अवधि बढ़ाकर के 90 दिन कर दी गई है। मतलब भले ही आप दोषी हो या ना हो, मगर आप संदेह के आधार पर गिरफ्तार हुए तो इसकी ज्यादा संभावना है कि आपको 3 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। कई कानूनों के जानकार लगातार यह बात कहते आए हैं कि भारत में आपराधिक कानून के तहत अरेस्ट, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी और बेल के प्रावधानों और कार्यप्रणाली में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। नए कानून ने कोई सुधार नहीं किया है, बल्कि पहले के मुकाबले भारत के क्रिमिनल लॉ को पुलिसिया स्टेट के क्रिमिनल लॉ में तब्दील करने का काम किया है। पहले के मुकाबले, अंग्रेजों के जमाने के मुकाबले जो नया क्रिमिनल कानून आया है वह बहुत ज्यादा दमनकारी है। कानूनी मामलों के तकरीबन सभी विद्वान यह कह रहे हैं कि नए क्रिमिनल कानून में नया जैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर प्रावधान अंग्रेजों के जमाने के ही हैं। मैकाले और स्टीफन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उन्हीं के बुनियाद पर खड़े हैं। कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, मगर वह बदलाव संशोधन के द्वारा भी किए जा सकते थे। उनके लिए बिल्कुल नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो यह बात कही जा रही है कि नए क्रिमिनल कानून से भी उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन हुआ है, तो यह बात ऐसी है जैसे कि वीटी स्टेशन का नाम बदल के सीएसटी स्टेशन कर दिया जाए। बुनियाद और इमारत बिल्कुल पुरानी की जैसी है, अंग्रेजों के जमाने की जैसी है, उससे भी बदतर हो चुकी है। राजद्रोह के कानून को अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि जो कोई भी ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ विरोध करेगा उसके विरोध को कुचल दिया जाएगा।
इंडियन पेनल कोड की धारा 124 से इसीलिए रखा गया था ताकि भारत में अंग्रेजों से आजादी की आवाज को कुचला जा सके। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी कि इस प्रावधान को खारिज कर दिया जाए, मगर आजादी के 75 साल बाद भी यह कानून बना रहा। सरदार पटेल ने कहा था कि अनुच्छेद 19 के जरिए जो मौलिक अधिकार मिलता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, उस पर यह कानून हमला करता है। मगर उसके बावजूद भी यह कानून बना रहा। राजद्रोह के प्रावधानों में जो शब्द लिखे गए, उसे राजद्रोह का प्रावधान बहुत ज्यादा ढीला बन जाता है। मतलब ऐसी बातें लिखी गई थीं जिनके आधार पर पूरे संसार को आरोपी बनाया जा सकता है। कानूनी मामलों के विद्वान यह कहते हैं कि जिन प्रावधानों के शब्द बहुत ढीले होते हैं, वह आपराधिक कानून में राज्य को इतनी शक्ति दे देते हैं कि वह नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का काम करने लगे। इस तरह के कानून को दोष के तौर पर देखा जाता है। धारा 124 को अगर समझने लायक हिंदी में बताया जाए तो बात यह है कि जो कोई व्यक्ति अपने बोले या लिखे गए शब्द या संकेतों के सहारे या किसी चित्र आदि के द्वारा भारत में कानून के माध्यम से बनाई गई सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या ऐसा करने की कोशिश करेगा या दुराव की भावना जगाएगा, वह आजीवन कारावास से लेकर के 3 साल तक के कारावास का दोषी होगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि क्या यह कानून किसी लोकतांत्रिक सरकार में रहना चाहिए जहां पर बोलने की आजादी है? वहां ऐसे कानून का क्या मतलब बनता है? आर्टिकल 14 वेबसाइट के ब्यूरो के मुताबिक बीते 1 दशक में दर्ज राजद्रोह के 816 मामलों में लगभग 11,000 लोगों पर 124 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें 65% लोगों पर राजद्रोह का मामला 2014 यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज किया गया है। आरोपियों में ज्यादातर लेखक हैं, पत्रकार हैं, छात्र हैं, विद्वान हैं, विपक्ष के नेता शामिल हैं। इसमें भी जो 96% मामले हैं 2014 के बाद दर्ज हुए हैं, इसमें 149 लोग ऐसे हैं जिन्हें राजद्रोह का सामना केवल इसलिए करना पड़ा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी थी। इस कानून का इतना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था कि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम उम्मीद करते हैं कि धारा 124 के तहत अब किसी भी तरह का FIR दर्ज नहीं किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो अगर मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के सरकार की तरह न होती, एक लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत सरकार की भांति काम करती, तो इस कानून को पूरी तरीके से खत्म कर देती। मगर नए कानून में राजद्रोह को खत्म नहीं किया गया है, केवल नाम बदल दिया गया है, प्रावधान के शब्द बदल दिए गए हैं। कानूनी मामलों के जानकार बताते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राजद्रोह के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, मगर इंडियन पेनल कोड की जगह पर आए भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 में कुछ शब्दों को छोड़कर वह सारी बातें लिखी गई हैं जो राजद्रोह के प्रावधान के अंतर्गत पहले भी शामिल थी। एक तरह से देखा जाए तो प्रावधान और ज्यादा कठोर बना दिया गया है। धारा 150 के अनुसार इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे शब्दों, संकेतों से कुछ दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक संदेश से वित्तीय साधनों के उपयोग से अगर देश में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों की भावना को उकसाता है कोई, इसके अलावा अगर कोई भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कार्य में शामिल होता है, तो नए कानून के तहत अपराधी माना जाएगा। इसके तहत 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। तकरीबन कानूनी मामलों के सभी जानकारों का कहना है कि इस प्रावधान के अंतर्गत इतने व्यापक शब्द भरे गए हैं कि अगर सरकार बेईमानी पर उतर आए, जैसा कि मौजूदा वक्त की सरकार कानूनी प्रावधानों के साथ अब तक करते आई है, तो वह हर विरोध के कृत्य को इसमें शामिल कर सकती है और विरोध करने वाले को अपराधी बता सकती है। विध्वंसक कृत्य का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, यह सारे विषय बहुत जरूरी हैं, मगर सरकार पर यह लगाम भी लगना चाहिए कि कानूनी प्रावधानों में इतने व्यापकता भरे शब्द रख करके वह नागरिकों के अधिकार को कुचले ना। इस तरह के मामलों में पहले कम से कम 3 साल की सजा होती थी, अब इसे बढ़ा करके 7 साल की सजा तक कर दिया गया है। पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, CRPC के तहत पुलिस को यह हक मिला था
कि अगर वह किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट से जब आदेश मिलेगा तभी जाकर के वह आरोपी को 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रख सकती है। यह नियम था, मगर द वायर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे प्रतिष्ठित वकीलों की मंडली ने अपनी बातचीत में बताया है कि गिरफ्तारी और बेल से जुड़े तमाम नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन होता है। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि अगर पुलिस ने संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 15 दिन से पहले पुलिस कस्टडी से रियायत मिल जाए, जमानत मिल जाए। नियम धरे के धरे रह जाते हैं। 90% से ज्यादा मामलों में 15 दिन की पुलिस कस्टडी को काटना ही पड़ता है। ऐसे इक्के दुक्के मामले होते होंगे जहां पर मजिस्ट्रेट या आदेश देता है कि इन्हें रिहा कर दिया जाए, जमानत दे दी जाए। ऐसे में पुलिस कस्टडी की अवधि को बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है। मतलब अगर अब संदेह के आधार पर कोई गिरफ्तार होता है तो इसकी संभावना बनती है कि वह तकरीबन 3 महीने जेल के भीतर रहेगा। सोचिए, इस दौरान उस अमुक व्यक्ति के रोजगार पर, नौकरी पर, घर वालों पर, उसकी मानसिक स्थिति पर, उसकी जिम्मेदारियों पर, उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इसमें टॉर्चर से जुड़ी कहानियां भी जोड़ लीजिए। मतलब नया क्रिमिनल कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून का छुटकारा नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने के कानून से बदतर है और नागरिकों के लिए ज्यादा दमनकारी है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि यह तीनों नए अपराध कानून 1 जुलाई के बाद हर एक मामले पर लागू होंगे। वह मामले जहां पर अपराध 1 जुलाई से पहले हुआ है मगर सुनवाई अब भी जारी है, वहां पुराने कानून ही लागू होंगे। जहां अपराध 1 जुलाई के बाद हुआ है और सुनवाई 1 जुलाई के बाद हो रही है, वहीं पर नए कानून लागू होंगे। आप सबको पता है कि हमारे देश में ट्रायल का ऐसा हाल है कि हजारों मामले सालों साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक उन पर फैसला भी नहीं आया है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक तकरीबन 83,000 ऐसे क्रिमिनल मामले हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां पर कुछ कठोर कानूनों के तहत बनाए गए आरोपी सालों साल जेल में बंद हैं, मगर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। किसी को आपराधिक मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने के बाद उस पर फैसला आने में 5 से 20 साल तक का वक्त लग जाता है। यानी नए कानून के साथ साथ वकीलों को पुराने वाले कानून को भी याद करके अपना काम करना पड़ेगा, वह भी कोई छोटी मोटी अवधि तक के लिए नहीं, आने वाले 10 से 20 साल तक की अवधि के लिए। यहां एक बात और समझने वाली है कि तीनों पुराने कानूनों के कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई तरह की टिप्पणियां की हैं, कई बार उनका नए सिरे से इंटरप्रिटेशन किया है। अब नए कानून आ जाने की वजह से वह सारे सुधार एक ही पल में खत्म हो गए हैं। ऐसे में सबसे अच्छा यही होता है कि अगर बदलाव किया जाना था तो उसमें संशोधन किया जा सकता था, वैसे प्रावधानों को रख देती जो पुराने कानून में नहीं है। यह करने के बजाय जो नया कानून लाया गया है उससे ज्यादातर प्रावधान पुराने ही हैं, मगर धाराएं बदल दी गई हैं, शब्दों की रिवर्डिंग कर दी गई हैं और उन धाराओं के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां थी वह नया कानून आने की वजह से अपने आप खत्म हो गई हैं। मतलब क्रिमिनल कानून को पिछले 150 साल से जिस तरह का स्थायित्व मिल रहा था वह एक ही झटके में खत्म कर देना अच्छी समझ के साथ बदलाव करना नहीं कहा जा सकता है। इससे वकालत और न्याय की दुनिया में बहुत बड़ा झमेला पैदा होने वाला है। कई वकीलों ने इसके खिलाफ याचिका भी दर्ज कर दी है। कानूनी मामलों के जानकार इस नए कानून पर यह बताते हैं कि इंडियन पेनल कोड में किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्ट का प्रावधान नहीं था। यूएपीए में टेररिस्ट एक्ट का प्रावधान है जहां पर यह कहा जाता है कि अगर भारत की एकता और अखंडता पर हमला होगा तो उसे टेररिस्ट कृत्य माना जाएगा। मगर इंडियन पेनल कोड के जगह पर आई नई भारतीय न्याय संहिता कानून में यह दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस कानून का खंड 111 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के कृत्य को टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य के तौर पर रखा जाएगा। अगर किसी कृत्य से किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पाता है तो उस कृत्य को आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। इस एक प्रावधान का दायरा इतना बड़ा है
कि पुलिस किसी भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन को, भले ही वह हिंसक रूप अख्तियार करे या ना करे, उसे आतंकवादी कृत्य में डालकर खत्म कर सकती है। किसान आंदोलन का उदाहरण बना करके देख लीजिए। अगर हजारों किसान सड़कों पर बैठते हैं तो पुलिस यह कहते हुए कि इनकी वजह से सार्वजनिक व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ रही है कि लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इनका कृत्य आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आता है। यानी जायज आंदोलन को आतंकवादी कृत्य में तब्दील कर दिया गया। अब आप ही बताइए कि अगर सरकार इस तरह का कानून बना करके भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन कर रही है तो कैसे कहा जाएगा कि यह संविधान सम्मत कानून है? यह वैसा कानून है जिस कानून की जरूरत के बारे में कई कानून के जानकार बहुत लंबे समय से कहते आए हैं। इसे कैसा कहा जाएगा कि यह अंग्रेजों के जमाने से बेहतर कानून है? क्यों न कहा जाए कि यह बहुत ज्यादा बदतर कानून है, दमनकारी कानून। कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि ज्यादातर अपराध की परिभाषाओं में सुधार करने की जरूरत थी, मगर ज्यादातर अपराध की परिभाषा में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। केवल दंडात्मक धाराओं को अपराध की धाराओं की परिभाषाओं के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की संख्या पहले के इंडियन पेनल कोड की धाराओं की संख्या से कम लग रही है। मृत्युदंड को बरकरार रखने से पता चलता है कि सरकार प्रतिशोध और निवारण के पुराने विचार पर भरोसा रखती है। नए कानून में न तो वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाया गया है और न ही हेट स्पीच से जुड़े प्रावधानों में समय के मुताबिक तब्दीलियां की गई हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए था, मगर इसे भी बरकरार रखा गया है। सेक्शन 354 की उपधारा 2 के मुताबिक सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से इस निंदा को भी रखा गया है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सुरेंद्रनाथ इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हैं कि यह तीनों कानून उस आमूल चूल बदलाव से कोसों दूर हैं जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए रामबाण साबित होगा। मतलब क्रिमिनल लॉ में जो बदलाव होना चाहिए था, जो जरूरी बदलाव, वैसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों कानून के बहुत बड़े हिस्से इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो मौजूदा प्रावधान से उन्हीं को ही दोहराया गया है। कुछ बदलाव हुए, मगर उन बदलाव से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की गहरी परेशानियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं जिसे पढ़कर लगता है कि वह बहुत खतरनाक किस्म के बदलाव हुए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लंबे समय से जो समस्याएं चलती आ रही हैं, उनका समाधान इस कानून में नहीं दिखता है। भीड़ भाड़ वाली जेलें हैं भारत में, विचारहीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जमानत की प्रक्रिया में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यह कानून अब भी इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है कि बेल डिफॉल्ट विकल्प होना चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए। अब भी सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में टॉर्चर सबसे बड़ी प्रक्रिया के तौर पर अपनाया जाता है। इस कानून में अब भी इन तौर तरीकों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई है। यह तीनों कानून अब भी इस विचार पर आधारित हैं कि सामाजिक परेशानियों के हल का एकमात्र साधन क्रिमिनल कानून है, जबकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक परेशानियां बहुत ही ज्यादा जटिल किस्म की होती हैं। क्रिमिनल लॉ के जरिए उनका हल खोजना एक लोक लुभावन समझ है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव को लेकर के सबकी सहमति है, मगर जब संस्थाओं की संस्कृति में जब तक बदलाव नहीं होगा, उनमें जो सदियों पुरानी आदतें जमी हैं, प्रशासनिक कामकाज की जो मानसिकता है, उन पर बदलाव नहीं होगा, तब तक एक अच्छा कानूनी प्रावधान भी असरकारी साबित नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि कानूनी प्रावधान ही अच्छा नहीं है, वह अंग्रेजों के ज़माने से भी बदतर है, अंग्रेजों के ज़माने से भी दमनकारी है। शुक्रिया।